गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा टॉपिक सशक्त केंद्र सरकार के क्या क्या प्रावधान हैं और उसका नेक्स्ट टॉपिक भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव जो है उसको हमने स्टार्ट कर दिया था। तो भारतीय संघीय व्यवस्था के अंदर तनाव वाला जो हमारा टॉपिक है उसी के अंदर हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है राज्यपाल की नियुक्ति एवं भूमिका। देखो, केंद्र और राज्य के बीच में जो टकराव है उसका एक मुख्य रीजन जो है वो है राज्यपाल का पद। राज्यपाल जो होता है वो राज्य का मुखिया होता है और राज्य के मुखिया की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मतलब अगर अपन देखें, ये केंद्र है, यहाँ पर है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के समान ही राज्य के अंदर जो है वो है राज्यपाल। और राज्यपाल जो है इनकी जो नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कौन कर रहा है? वो राष्ट्रपति कर रहा है। मतलब राज्य के प्रतिनिधि की नियुक्ति जो है वो केंद्र के द्वारा की जा रही है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है वही राज्यपाल जो है उनको अपने पद से हटा भी सकता है। तो राज्य का संवैधानिक मुखिया होने के साथ साथ राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि जो है वो भी होता है। अब राज्यपाल जो है वो क्या करता है? विधेयक जो है उनको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित भी रख सकता है। तो मुख्यतः राज्यपाल के द्वारा इनके माध्यम से राज्यों पर अनावश्यक दबाव जो है वो बनाया जा सकता है। मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि राज्यपाल जो है वो राज्यों की तुलना में केंद्र जो है उनका ज्यादा साथ दे या राज्यों पर अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास करे। इसलिए कई बार ये माना जाता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है संविधान जो है उसका अनुच्छेद 356। ये आपातकालीन अनुच्छेद है, आपको पता है, अनुच्छेद 356। देखो, अनुच्छेद 356 जो है वो भी केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव का एक कारण रहा है। अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी अगर राज्य में शासन संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जा सकता है। मतलब राज्य में संवैधानिक सॉरी, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में आपातकाल जो है वो लगाया जा सकता है। लेकिन 1967 के बाद मुख्यतः अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग किया गया है वो अधिकांशतः केंद्र सरकार ने राज्य सरकार जो है उनको कुचलने के लिए किया है। मतलब कि 356 अनुच्छेद का जो प्रयोग है वो सही प्रकार से नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य जो है उनकी केंद्र पर वित्तीय निर्भरता है। देखो, राज्य जो है उनको वित्त के क्षेत्र में केंद्र जो है उस पर निर्भर रहना पड़ता है और दोनों के बीच में कटुता जो है उसका एक रीजन ये भी रहा है। योजना आयोग जैसी संस्थान जो है उनके माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों पर आर्थिक नियंत्रण जो है वो स्थापित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो वित्त आयोग है इनकी जो नियुक्ति होती है वो भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राज्य जो है उनके द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि इनके द्वारा समय समय पर राज्य जो है उनके साथ भेदभाव किया जाता है और साथ ही साथ जो वित्तीय अनुसंधान है उसके संदर्भ में भी केंद्र जो है उस पर भेदभाव का आरोप जो है वो राज्यों द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 249। देखो, इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा जो होती है वो राज्य सूची के किसी भी विषय को उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों के संकल्प से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अब इसका परिणाम क्या होता है? उस विषय पर संसद जो है वो 1 वर्ष तक कानून बना सकती है।
अब यहाँ काल अवधि राज्यसभा द्वारा हर बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, मतलब एक एक करके 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। तो संसद द्वारा निर्मित कानून राज्यसभा के संकल्प के प्रबुद्ध ना रहे अगर नहीं रहते हैं तो 6 माह की समाप्ति पर वो प्रवृत्त नहीं रहेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्र महत्व का घोषित कर देगी और उस विषय पर फिर कौन कानून बनाएगा? संसद कानून बनाएगी। और राज्यसभा चाहेगी कि उस अवधि को वो बार बार बढ़ाया जाए तो वो 1 वर्ष के लिए उसको बढ़ा भी सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो केंद्र और राज्य हैं उनके मध्य में एक विवाद का रीजन 249 अनुच्छेद भी रहा है। फिर संविधान का जो अनुच्छेद है 200, उसमें क्या कहा गया है? जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा में पारित कर दिया जाता है तो वो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होता है और राज्यपाल जब उस विधेयक पर अपनी अनुमति दे भी सकता है और उस विधेयक को रोक भी सकता है, या फिर हो सकता है वो उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित भी रख ले। तो राज्यपाल के द्वारा इनके माध्यम से राज्य जो है उन पर अनावश्यक दबाव भी कई बार बढ़ाया जा सकता है। अतः राज्य जो है वो ये आरोप लगाते हैं कि पहली बात तो राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि है और दूसरा अनुच्छेद 200 के माध्यम से वो राज्य के कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके अंदर बाधा भी पैदा कर सकता है। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है अंतर्राज्यीय व्यापार आयोग। संसद जो है वो संपूर्ण भारत के व्यापार को और व्यवसाय को लागू करने के लिए अंतर्राज्यीय व्यापार आयोग का निर्माण कर सकती है। संसद जो है वो इस आयोग को ये अधिकार और शक्तियां भी उसकी सुनिश्चित कर सकती हैं। तो इस आयोग को लेकर के भी कई बार केंद्र और राज्यों के मध्य में विवाद की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, फिर राज्य सरकारों की उदासीनता। देखो, राज्य सरकारों के विरुद्ध केंद्र सरकार के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र के द्वारा बनाई गई जो भी योजनाएं होती हैं उनको क्रियान्वित करने में उदासीन रहती हैं या शिथिल रहती हैं। जैसे कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी ये कहा था कि नियोजन और विकास के संबंध में जो राज्य सरकारें हैं वो आमतौर पर उदासीन रहती हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है अंतर्राज्यीय विवाद। तो केंद्र और राज्य के मध्य में विवाद के साथ साथ संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य में भी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र और राज्य में ही विवाद है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य में भी विवाद उत्पन्न होते हैं और ये विवाद कानूनी भी हो सकते हैं और कई बार राजनीतिक भी हो सकते हैं, मतलब राजनीतिक भी हो सकते हैं। और इन विवादों के समाधान में न्यायपालिका की भूमिका जो है उसके साथ साथ आप विचार विमर्श या आपसी विश्वास जो है वो भी महत्वपूर्ण होता है। अब अगर देखो, अधिकांश राज्यों के मध्य में उत्पन्न विवाद जो है वो वैसे 2 प्रकार के हैं, एक सीमा विवाद है और एक नदियों के जल जो है उसके बंटवारे को लेकर के विवाद है। और इन दोनों विवादों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।